हे गाइस, इस वीडियो में पार्ट सेकंड में आरबीएससी फिजिक्स मॉडल टेस्ट पेपर 2021 में हम सॉल्व करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर्स को, एमसीक्यू क्वेश्चंस को। और जिन्होंने पार्ट 1 का लॉन्ग आंसर्स का वीडियो अभी नहीं देखा है तो प्लीज टू वॉच दैट वीडियो, और उसको देखने के बाद अगर आप इस सेकंड पार्ट को देखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस एज इट इज आपको बोर्ड एग्जाम में नजर आए, या फिर इन्हीं क्वेश्चंस में थोड़ा चेंज करके घुमा के वो आपको दे सकते हैं। और ये क्वेश्चंस अगर आपको विद कंसेप्ट आते होंगे तो वहां पर भी आप आसानी से उन दूसरे क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। सो कम ऑन, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। इफ इन द स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज इज 1215 एंगस्ट्रॉम। तो इसमें लाइमन सीरीज का आपको अच्छी तरह से फॉर्मूला पता होगा। इसमें ट्रांजिशन होते समय जो फॉर्मूला लगाते हैं अपन वेवलेंथ का, वो ये लगाते हैं R इंटू 1/, यहाँ पर अब इसमें लाइमन के लिए आपको ध्यान रखना 1 से 2 होता है, तो यहाँ 1 स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर 2 स्क्वायर लिख देंगे। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 3R/4। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से हम अगर बामर की बात करते हैं तो बामर में जो हमें इसमें ये लैम्डा इसका कैलकुलेट करना है, सपोज इसको लैम्डा डैश कर देते हैं। तो बामर के लिए देखो ध्यान रखना है, इसमें बामर में यहाँ से निकल के चलना है। सेकंड की पूछिए तो सेकंड को यहाँ रख लेंगे अपन, और सेकंड के लिए ये यहाँ पर जो हमारा 4 स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे 3R/16 यू आर गोइंग टू गेट। अब इसमें दोनों को डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशनों को जैसे ही डिवाइड करते हैं तो इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारा जो आता है वो जो रिक्वायर्ड जो हमारा लैम्डा डैश है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है हमारे इस क्वेश्चन में 1215 एंगस्ट्रॉम। 1215 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 लगाना ना भूलिएगा, मीटर। जब हम इन दोनों को इसको यहाँ पे ये लिख देंगे 1215 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड कराएंगे, तो यू विल गेट लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1215, और इसका आंसर हो जाएगा 4860 एंगस्ट्रॉम। दिस वन इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। चॉइस में सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस 2 सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटीज I and 4I आर यूज्ड। मतलब 2 वेव्स चली हैं, तरंगे। एक की इंटेंसिटी मैं I लिख देता हूँ, दूसरी की इंटेंसिटी 4I लिख देता हूँ। अब ये दोनों जब चली हैं तो यहाँ जो मिली हुई हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी जो है नेट वो कितनी होगी, ये पूछ रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हम एक फार्मूला ड्राइव कर चुके होते हैं। वो फार्मूला होता है इंटेंसिटी जो ये वाली होती है वो इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई के बराबर होती है। और फाई क्या होता है, यहाँ पर फेज डिफरेंस होता है, कलांतर होता है इन 2 तरंगों में, यानी 2 वेव्स में। अब क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर दे रहे हैं कि फेज डिफरेंस जो है यानी फाई इज इक्वल्स टू ए। पहला हमें कितना लेना है, ए मीन्स हमें पहला कितना लेना है 0, यानी फाई इज इक्वल्स टू 0 पर आई कितनी आती है जरा लिखते हैं। तो यहाँ सवाल में I1 कितना है, I1 कितना है I, और I2 कितना है 4I, और फाई कितना है पहली बार में 0। तो जरा इसको पुट कर देते हैं। जैसे हम वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर I प्लस 4I, I1 की बजाय I, I2 की बजाय 4I प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 मीन्स I इंटू 4I इंटू कॉस फाई। कॉस फाई का मतलब कॉस 0। तो यहाँ पर जो हमारा नेट I आता है वो आता है 5I प्लस 2, और अंडर रूट में आएगा 4I स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1। तो जैसे हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो I जो नेट हमारा निकल के आ रहा है वो आ रहा है, ये I नेट करिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसको I नेट जो निकल के आ रहा है हमारा वो आ रहा है 5Y प्लस 2 और इंटू 2I। जैसे इसको खोला तो 2I बाहर आ गया, तो इट मीन्स 4I। तो 5I प्लस 4I इज इक्वल्स टू 9I।
तो फेज डिफरेंस अगर हम 0 रखते हैं तो नेट इंटेंसिटी जो हमारी निकल के आती है 9i। पहली बार तो हो जाएगा। अब दूसरी बार में कह रहे हैं कि फेज को आप कितना बनाना है, फेज को बनाना है π/2। अगर इनके बीच में π/2 का कलांतर है, फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस अगर π/2 पर है तो अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में अब वैल्यूज को पुट करेंगे। बस सर फर्क सिर्फ इतना होगा, फाई की बजाय क्या लिखना होगा हमें, फाई इज इक्वल्स टू π/2 लिखना है। इसमें जैसी वैल्यू को पुट करते हैं तो कितना आता है i1 प्लस i2 तो रहेगा ही, i1 की बदली i2 की बदली 4i प्लस 2 अंडर रूट में i1 i2 मीन्स i इंटू 4i प्लस और संग में मल्टीप्लाई में cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये वाला पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा। तो खाली क्या बचा, i नेट इज इक्वल्स टू i प्लस 4i बचा, और इसका आंसर हो जाएगा 5i। दिस वन would be our required answers. क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। व्हाट इज हेलमेट्स कॉइल। तो देखिए, टू कोएक्सियल आइडेंटिकल कॉइल्स, दो अक्षीय समाक्षीय एक समान वृत्ताकार की दो कॉइल्स हमने लिए। आइडेंटिकल कॉइल्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जिनमें समान करंट प्रवाहित हो रहा है, इन सेम डायरेक्शन, सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है। यहां से देखने पर अगर आप यहां से देखते हैं दोनों में सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है। कैप्ट एट डिस्टेंस इक्वल टू देयर रेडियस, इतनी दूरी पर रखा गया है जो इनकी रेडियस के बराबर, दोनों आइडेंटिकल है, एक समान है, तो इसका मतलब दोनों की रेडियस भी सेम है। कैप्ट एट डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस फॉर्म्स हेल्महोल्ट्ज कॉइल, ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहलाती है। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि इनके बीच में एक समान मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता है। इससे क्या मिलेगा हमें, इन हेल्महोल्ट्ज कॉइल से हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। देखो कैसे मैं बताता हूं। देखो ये नीचे आपको ग्राफ दिख रहे हैं, बी और मैग्नेटिक फील्ड और एक्स का बीच का दूरी का। आपको पता है एक कॉइल के लिए एक तरह का ग्राफ आता है, इस तरह से कर्व होता है, दूसरी कॉइल के लिए भी ऐसा ग्राफ आता है। अब इन दोनों कॉइलों का ग्राफ हमने ऐसे दिखा दिया। तो ये लगभग ये दोनों जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये नत्ती पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन है, यानी कि ये पॉइंट जो है r/2 पर है और ये पॉइंट r/2 पर है यहाँ से। तो ये पॉइंट लगभग ये जो बीच में आ रहा है, इस जगह पर हम बात कर रहे हैं। तो ये पूरी दूरी r है, तो यहाँ पर बीच में यहाँ से यहाँ तक की दूरी r/2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r/2। अब यहाँ पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा एक ही होगी, अतः इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, इससे मैग्नेटिक फील्ड आती है यहाँ पर सपोज करो b1, और इससे आती है भी, इससे भी b1 ही आएगी। तो r/2 के ऊपर हम निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है। तो यहाँ जैसे ये b1 और b2 आएंगी तो दोनों जुड़ने की वजह से, दोनों एक ही दिशा में होने से जुड़ेंगी, और लगभग इन दोनों के बीच में हमें ये मैग्नेटिक फील्ड एक तरह से बिल्कुल कांस्टेंट हमें इनके बीच में मिल जाता है। ये इसका फायदा होता है। ये देखो दोनों जुड़ जाती हैं b1 और b2, और इस वजह से यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक लगभग समान मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b1 प्लस b2, और b1 और b2 तो दोनों एक ही है, तो यहाँ बहुत हमें बड़ा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। तो इसको ड्राइव कैसे करेंगे जरा देखते हैं हम। हमें एक अच्छी तरह से एक फॉर्मूला पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है r/2 पर एक की वजह से, वो हमने निकाली हुई है। b एट r/2 फॉर्मूला जो होता है वो हमने निकाला हुआ होता है 4/5 μ0 √5, और यहाँ पर हमने इसको लिखते हैं n होते हैं इसमें करंट, ये अगर इसमें आपने कॉइल में नंबर ऑफ लूप्स n लिए हुए हैं तो n ले लीजिए, और अपॉन r जो है यहाँ पर इसकी रेडियस होती है। गॉट इट। इसी तरह से दूसरी के लिए लिखेंगे, b1 लिखा है और b2 लिखेंगे हम, वो भी r/2 पर लेना है। उसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/5 √5 μ0 ni/r। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे दोनों जुड़ती हैं, तो यहाँ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी b कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ते हैं। तो इन दोनों को जैसे b1 प्लस b2 करके लिखेंगे तो हमारा जो, मैं इसको डबल करके लिख देता हूँ यहाँ पर, तो डबल करके यहाँ लिख देता हूँ मैं 8/5 √5 μ0 ni/r। दोनों के लिए ही n रखा है, दोनों के लिए i रखा है, दोनों के लिए r रखा है। यहाँ पर हमने बिल्कुल आइडेंटिकल, इस वर्ड का मतलब यही है कि इसमें n, i और r तीनों उसके सेम होंगे। तो जैसे हम इसको लिखेंगे तो ये 8/,
हम इसको जब सॉल्व करने चलेंगे तो यहाँ आप एक काम कर सकते हैं अच्छी तरह से कि हम इसको जब इसमें 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर करा देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई मैं क्यों कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया केंद्र पर बताइए, तो केंद्र का फॉर्मूला होता है b इज इक्वल्स टू केंद्र के लिए, सेंटर के लिए हम अच्छी तरह से निकालते हैं इसको, और हमें पता होता है μ0 ni अपॉन 2r होता है। तो यहाँ देखिए μ0 ni अपॉन r मिल रहा है, तो 2 बनाना है मुझे। 2 के लिए एक काम कर सकते हैं हम कि इसको ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा दें। तो जैसे हमने इसको ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कराया तो हमारा ये क्या बना 16 अपॉन 5 रूट 5, और यहाँ बन गया μ0 ni अपॉन 2r, और μ0 ni अपॉन 2r को मैं लिख दूंगा b, ये तो b नेट हो जाएगी, और यहाँ 16 अपॉन 5 रूट 5, और इसको मैं लिख दूंगा b सेंटर। ठीक है, b सेंटर या b केंद्र हम लिख सकते हैं। और जब हम इसकी वैल्यू को पुट अप करेंगे तो हमारा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक जो आंसर आएगा वो आएगा 1.432 BC। आप चाहें तो इसको मैं कैलकुलेटर पे आपको दिखा सकता हूँ, यू कैन सी इट। देखिए 16 अपॉन 5 कर लेते हैं पहले, तो 16 डिवाइडेड बाई 5 अगर करते हैं तो वी गेट 3.2 हमें मिलता है, और 3.2 को डिवाइड करेंगे रूट 5 से। रूट 5 की वैल्यू देख लेते हैं पहले। रूट 5 की वैल्यू हमें आती है वो ये है रूट ऑफ 5, ये हमें मिलता है 2.23। तो 2.23 3.2 अपॉन 2.23 करेंगे, तो जैसे हम इसको करेंगे तो विल गेट और रिक्वायर्ड आंसर। देखिए 3.2 डिवाइडेड बाई 2.23, और हम इसको डिवाइड करेंगे तो विल गेट दिस 1.43। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर दिया। इस तरह से आप लिखेंगे सारी चीजें तो पूरे नंबर हमें मिलेंगे इसमें। ये पूरा 1 + 1 + 1 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और पूरे 3 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 2 प्राइमरी सेल्स की EMF को कंपेयर करने का क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें सर्किट डायग्राम देखिए। पहला जो हम प्राइमरी सर्किट बनाएंगे, इसमें एक सेल लेंगे और इसको पोटेंशियोमीटर के एक वायर जो दिखाई गई है, इस तरह से वायर को दिखा देते हैं, A पॉइंट और B पॉइंट ऐसे दिखा देते हैं, और यहाँ पर एक जो है पोटेंशियोमीटर को साथ में सेल के साथ में एक की लेंगे, और यहाँ एक रेस्टेट लगा देते हैं। रेस्टेट लगाने के बाद में रेस्टेट को देख लो ऐसे दिखाना है हमें, और इसका एक सिरा यहाँ पर जोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। यहाँ ये प्लस है इसका, ये माइनस है, तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, ये इस तरह से कंप्लीट होगा सर्किट। इसको ये लिखना मत भूलिएगा K1, और इसको रेस्टेट जरूर आप RH शो करिए इस तरह से। अब क्या करेंगे हम, अब हमें 2 सेल लेने। प्राइमरी सेल जो हम लेते हैं इसमें, या तो लेक्लैंशे सेल ले लेते हैं, लेक्लैंशे सेल, या फिर एक और दूसरा सेल हम डेनियल है वो भी बना लिया जाता है। वो हम दोनों सेल, इन दोनों सेल्स को हम कंपेयर करेंगे। प्राइमरी सेल ध्यान रखिए, प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल वो सेल है जो कि रिचार्ज नहीं किए जाते हैं, एक बार यूज करके वो फिर खराब भी हो जाते हैं, दैट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड। तो हमें ऐसे 2 सेल लेने, एक लेक्लांशियल बना लेते हैं हम लैब में, और एक डेनियल भी बना लेते हैं। तो इन सेल को रिप्रेजेंटेशन हम इन्हीं सेल्स की तरह से करते हैं। यहाँ पर एक सेल ये लगा दिया हमने, ये सपोज करो हमने लेक्लांशियल लगा दिया, और यहाँ देखिए इस जगह पर जो हम इसका लगा रहे हैं पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव इसका पॉजिटिव से ही जोड़ना है, और इसका नेगेटिव एक यहाँ पर 2 वे की होती है। कौन सी की होती है, ये तो सिंपल की है, यहाँ पर कौन सी की लगाई है हमने, 2 वे की, द्विमार्गी कुंजी, 2 वे की को हम यहाँ पर लगाते हैं। अब दूसरा सेल भी तो हमें लेना है, एक डेनियल, इन दोनों को ही तो कंपेयर करना है EMF का। सपोज इसकी EMF E1 थी, इसकी EMF E2 थी, विद्युत वाहक बल, और इस जगह पर हमने इसमें दूसरा लगा दिया। ध्यान रखिएगा दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे लगा सकते हैं, डेनियल को नीचे, लेक्लांशे को ऊपर, को ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा प्लस 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 सब इससे कनेक्ट होने हैं। ये पूरी एक वायर जा रही है, इधर कनेक्ट होगी, एक पूरी वायर जा रही है यहाँ कनेक्ट होगी। नेगेटिव इस 2 वे की में जो 3 पॉइंट होंगे, 1 2 यहाँ पे जोड़ दिया, लेकिन तीसरे पॉइंट से एक वायर ली और यहाँ गैल्वेनोमीटर जोड़ा, और इसको जॉकी होती है और जॉकी से हमने इसको अटैच कर दिया इस तरह से।
तो ये हमारा सर्किट बन गया। अब देखिए होगा क्या, इसमें की होती है, तो हम इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको करके लिखना है इस क्वेश्चन में। तो हम इसमें लिख देंगे कि ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया, और सर्किट डायग्राम के बाद में एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। प्राइमरी सर्किट में हमने की वन लगाई है, एक की लगाई है, की वन, एक सेल लिया है और एक रेस्टेट लिया है। इसको पोटेंशियोमीटर की वायर ए बी से हमने कनेक्ट कर दिया है। इससे हमारा प्राइमरी सर्किट पूरा हुआ। और सेकेंडरी सर्किट में हमने क्या यूज़ किया, एक लेकलैंड सेल यूज़ किया है जिसकी ईएमएफ सपोज करो हमने E1 है, और एक डेनियल सेल यूज़ किया जिसकी ईएमएफ E2 है। इसके पॉजिटिव दोनों एंड्स हमने पोटेंशियोमीटर के ए पॉइंट से जोड़ दिए, जबकि नेगेटिव को द्विमार्गी कुंजी यानी टू वे की से जोड़कर बीच वाले पॉइंट से जो गैल्वेमीटर लगाते हुए जो की से अटैच कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग देखिए, लिखना पड़ेगा आपको सारी जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ। वर्किंग में बोलेंगे यहाँ पर हम एक की लगाएंगे, इसको ओपन रखेंगे, तो इसमें लिखेंगे अब यहाँ पर परपथ में यानी सर्किट में सिर्फ E1 है और E2 जो है ओपन है, और इसी तरह से की वन को भी हम दबा देंगे, लगा देंगे। तो इसमें E2 ओपन में, तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे, बैलेंसिंग लेंथ का मतलब हम विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन गैल्वेमीटर में देखेंगे जीरो। जिस लेंथ पर आता है, सपोज ये आता है L1 लेंथ पर, वो हम नाप लेंगे। L1 लेंथ पर विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन आता है हमारा जीरो, तो हम लिखेंगे कि पोटेंशियोमीटर के सिद्धांत से, बाय द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, E1 इज इक्वल्स टू XL1। और x क्या है यहाँ पर, x जो है ये लिखना मत भूलिएगा, x क्या है यहाँ, x को हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख देते हैं इसको। और फिर इस प्रकार से हम आगे लिखेंगे कि अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे की को यहां से, और हम लगा देंगे E2 वाले। तो E2 को परपथ में ले लेंगे और E1 को हम हटा देंगे परपथ में से। तो E2 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सर्किट व्हाइल E1 इज टेकन आउट। तो जैसे हम इसको करेंगे, अगेन हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। सपोज बैलेंसिंग लेंथ जॉकी को स्लाइड कराएंगे वायर के ऊपर, और सपोज बैलेंसिंग लेंथ हमारी आती है, अब जो कि सपोज करो यहाँ आता है ये इस जगह पर ये, तो यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ हम लिख दीजिए, सपोज हमारी आती है L2। और जैसे ही L2 आती है तो अगेन हम लिखेंगे पोटेंशियोमीटर के सिद्धांत से E2 इज इक्वल्स टू XL2। दोनों इक्वेशनों को जैसे डिवाइड कराओगे, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2। तो ये लीजिए हो गया कंपैरिजन। और लास्ट में लिख देंगे, इस प्रकार हम ये पाते हैं कि जो सेल्स हैं उनके विद्युत वाहक बल संतुलित लंबाइयों के अनुपात में होते हैं। द रेशियो ऑफ द EMF ऑफ द टू सेल्स इज इन द रेशियो ऑफ देयर बैलेंसिंग लेंथ्स। दूसरी बार में अगर आप इसमें और अच्छे नंबर लेने हैं आपको, बढ़िया, जो पूरे नंबर कहीं भी नहीं कटे, हम इसमें एक्स्ट्रा एक स्टेप और आगे जाएंगे। क्या, ये है क्वेश्चन 2+1 3 नंबर का। 3 नंबर आपको इसमें यहाँ पर भी मिल सकते हैं, लेकिन और ज़्यादा बढ़िया इंप्रेशन आपका पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर अगर आप इसके ऊपर क्या करें कि अब हम लिखेंगे इसमें आगे कि अब रेस्टेट की पोजीशन को थोड़ा चेंज करेंगे। स्लाइडर लगा के रेस्टेट को सपोज यहाँ लगा दिया, तो इसमें लिखेंगे अब दोबारा हम रेस्टेट को दूसरी पोजीशन पर ले जाकर प्राइमरी सर्किट में आई का वैल्यू को चेंज करके, आई का मान बदल कर दोबारा E1 और E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। और इसी तरह से बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड करके हम पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लगाते हुए भिन्न भिन्न डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करते चले जाएंगे, और उन सब का लास्ट में एवरेज ले लेंगे। ये लाइन अगर आप ऐड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। 15 को देखिए, इसमें पूछ रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड जो दिए हुए हैं 10 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। तो यहाँ 10 वोल्ट और 2 वोल्ट दिए हुए हैं। अब आपसे पूछा है इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो हम फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से पता है, वी मैक्स माइनस वी मिनिमम अपॉन एक बार प्लस के साथ, एक बार दोनों को माइनस के साथ में, ये लिख दिया। इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। वैल्यूज को जैसे ही आप लगाते हैं तो यहाँ वी मैक्स कितना है 10 माइनस 2 अपॉन 10 प्लस 2, और जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो यू गेट इट 2/3। क्वेश्चन नंबर 14 आप इसमें ड्रॉ डायग्राम है, इसको आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट। तो आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से जानना चाहिए, पता होना चाहिए। जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रॉन की,
उसका फॉर्मूला क्या होता है 12.27 अपॉन जितनी उसके ऊपर आपने वोल्टेज दी है उसका स्क्वायर रूट, और ये आंसर आता है एंगस्ट्रॉम में। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, भूलना नहीं है। 12.27 के संग में एंगस्ट्रॉम में आता है। तो अब हम जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं 12.27 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर में, और अंडर रूट वी की वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है 10,000 दिया हुआ है। तो जैसे आपने इसका अंडर रूट लिया 10,000 का, आपको मिलता है 100, और जब आपने इसको लगाया तो आपको मिलता है 0.12 इंटू 27 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप 12.27 इंटू 10⁻⁻12 भी यहां से लिख सकते थे, और ये पिकोमीटर में आपका आंसर मिल जाएगा। 12.27 पिकोमीटर भी आप दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में v दे रखा है 50 sin 314t प्लस 5। तो आप जानते हैं यहाँ पर ये ओमेगा होगा, ये फेज डिफरेंस होगा, और ये वोल्टेज चाहिए, ये पीक वोल्टेज हो जाएगी। तो हमसे पूछा गया फाइंड VRMS। तो VRMS और पीक वोल्टेज में ये रिलेशन आपको पता ही है, होता है V0√2। तो यहाँ V0 कितना रखेंगे आप 50 डिवाइडेड बाई कर दीजिए √2 1.414, और इसको जैसे आप डिवाइड करेंगे यू आर गोइंग टू गेट 50 डिवाइडेड बाई 1.4, so नियरली 35.5 के पास आसपास आपका आंसर आने वाला है। ये VRMS हो जाएगी। इसी में आपसे पूछा गया है कि आप ये बताइए कि व्हाट इज फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी पूछी है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये पहले ही हमने बोल दिया, ये ओमेगा है, और ये जानते हैं ओमेगा और फ्रिक्वेंसी में ये रिलेशन क्या होता है 2πn। तो ये n कितना हो जाएगा फ्रिक्वेंसी ओमेगा, यानी 314 डिवाइडेड बाई 2π, यानी 2 इंटू 3.14। तो इसमें आप 100 को ऊपर ले जाइए, और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर यू विल गेट 50। तो ये फ्रिक्वेंसी आपके पास में निकल के आएगी हर्ट्ज में। क्वेश्चन नंबर 11 को लेट अस सी। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जो जा रहा है वो ये है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं 9 to 11 क्वेश्चंस आपको फिलअप करना। तो ये पूछा है कि इन प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बनी होती हैं, और दोनों जो होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। तो इसमें यही पूछा था कि आप ये बताइए कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ। 10th क्वेश्चन को देखते हैं। क्यूरीज लॉ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यहां ध्यान रख लीजिएगा 1/T। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए तो देखते हैं। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, आपको याद है इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बनाते हैं अगर ऐसी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ऐसी निकल के जाती है, और अगर आप ऐसी बनाते हैं इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल के जाती है। तो एंगल इनके बीच में ऑलवेज कितना होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8th में जो पूछा गया है इसमें और की जो और गेट है उसकी ट्रुथ टेबल बनानी है। तो ट्रुथ टेबल का बनाने का मतलब पहले तो देखो उसका और का अगर हम ये लिखें एक्सप्रेशन y = a + b होता है, और यहाँ पर देखना हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर a दे दूँ, एक b दे दूँ, और यहाँ पर a + b फाइनल दे दूँ। तो देखो जरा इसमें हम इसमें ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी इसकी, a b ऐसे
इसको हम खींच लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे इसमें खानों में। अब शुरू में ए को देते हैं हम 0 और बी को भी देते हैं 0, तो ये कितना मिलेगा आपको 0। दूसरी बार में इसको दो 0, इसको दो 1, ये कितना मिलेगा आपको 1। तीसरी बार में इसको दो अब उल्टा 1, इसको दो 0, तो ये कितना मिलेगा आपको अगेन 1। चौथी बार में ये 1 दो, इसको 1 दो, ये कितना मिलेगा 2 मत कर देना, यहाँ पर ध्यान रखना 1। ठीक है, ये ट्रिक टेबल हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, ये कह रहे हैं कि डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो आपको याद है वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के जाए। तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जिस पर कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। आप 6 में पूछ रहे हैं व्हाट इज 6 में पूछ रहे हैं कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ से हम ये समझते हैं कि आपको पता है साउंड जो है, अगर आप मान लीजिए सपोज करो साउंड की बात करता हूँ, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, टीवी है इसकी, और ये आपके यहाँ पर दीवार लग रही है और ये हल्का सा गेट है, तो आप यहाँ पर बैठे हुए, तो इसकी जो आवाज़ होती है टीवी की यहाँ से चल के आप तक आ गई इस गेट में से, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है वेव्स जो है मुड़ जाती हैं कॉर्नर्स पर। तो क्या टीवी देख पाते हैं आप? टीवी की वेव्स भी तो आ रही होंगी लाइट की, लेकिन ये नहीं मुड़ती हैं। तो लेकिन कभी कभी लाइट वेव का भी मुड़ जाना कॉर्नर्स पर इज नोन एज डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये लाइट वेव आ रही है, ध्यान रखना कौन सी वेव? लाइट वेव। साउंड वेव तो मुड़ती हैं, लेकिन लाइट वेव का अगर मुड़ जाना, बैंड हो जाती हैं कॉर्नर्स के अराउंड, तो उसको हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं कि गाउस का लॉ लिखिए फॉर मैग्नेटिज्म। गॉस इज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो हमने लिखा हुआ है समीशन ई डॉट डी एस। डी एस क्या होता है? एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू समीशन क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ मैग्नेटिज्म के लिए देखो ये क्या होती है, ये फ्लक्स होती है कि नहीं होती है? फ्लक्स लिखते थे इनको, टोटल फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिज्म के लिए हमें क्या करना है? मैग्नेटिज्म के लिए जरा देखो, मैग्नेटिज्म में जो फील्ड लाइंस होती है ना मैग्नेट की, वो जहां से स्टार्ट होती है वहां पे आ जाती है, क्लोज्ड लूप बनाती हैं। जिस मैग्नेट से स्टार्ट होती हैं उसी मैग्नेट पे खत्म होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये फॉर्म करती है क्लोज लूप। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधी जाती है, क्लोज लूप नहीं बनाती है, ये ध्यान रखना है। तो अगर ये क्लोज लूप बनानी है तो क्या होगा? तो देखो हमें फ्लक्स निकालनी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो इस एरिया में जरा हम देख लेते हैं फ्लक्स को। इस एरिया में देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी निकली उतनी ही एंटर हो गई, जितनी निकली हैं उतनी ही एंटर हो रही हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये ही लॉ हो गया किसका? गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। बायो सावर्ट लॉ को लिखिए। बायो सावर्ट लॉ आपको पता अच्छी तरह से, एक वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन है नंबर 4। इसमें बोल रहे हैं कि एक वायर जो होगी, बायो सावर्ट लॉ बोल रहे हैं, उसका अगर ये कंपोनेंट इतनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड अगर देता है तो कितना देता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो इसको आप लिख लेंगे इस वर्ड्स में कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर is directly proportional to the current, is directly proportional to length, is inversely proportional to r², and is directly proportional to sin theta, where theta is the angle between IDL and this r। ये जरूर लिखिएगा। बस ये बायो सावर्ट लॉ हो गया। क्रिचॉफ्स का लॉ लिखिए। सेकंड को देखो, क्रिचॉफ्स का लॉ पूछ रहे हैं। क्रिचॉफ्स लॉ आपको याद है? किसी भी क्लोज सर्किट में अगर, यहां मैं बना देता हूं जरा पहले इसको, किसी भी क्लोज्ड लूप में अगर हम चलते हैं तो वहां पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, देखो यहां वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना हो जाएगा? करंट आई है
और रेजिस्टेंस R1 है तो IR1, यहाँ पर कितना हो जाएगा IR2, अगर रेजिस्टेंस R2 ये वोल्टेज होगी V इक्वल्स टू IR, यहाँ पे EMF E1 मान लो इसकी और इसकी EMF मान लो E2। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ है या वोल्टेज लॉ है, ये बोलता है कि इन ए क्लोज लूप summation of all voltages drop is equals to summation of all EMF। बस इतना सा हमें लिखना है।